डेंगू फीवर एक्चुअली होता क्या है? और डेंगू फीवर एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में ज़ाहिर होनी शुरू हुई है। बुखार के साथ साथ आंखों के पीछे दर्द होना, मसल का खिंचाव होना, बुखार के साथ साथ जिस्म पे रैश डेवलप हो जाता है, स्किन पे रैश। तब हम कहते हैं ना कि डेंगू से फलां बंदा मर गया, तो कोई इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे कोई इफेक्ट होते हैं? डेंगू खतरनाक बीमारी इसीलिए कंसिडर होती है क्योंकि ये जिगर पे जाके बहुत ज़्यादा असर डालता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। आज हमने डेंगू फीवर पे बात करनी है। तो मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए और उसके अंदर ये पता चला कि दुनिया के अंदर 400 मिलियन लोग डेंगू का हर साल शिकार होते हैं, जिनमें से तकरीबन 21,000 लोगों की डेथ हो जाती है। मतलब 21,000 प्लस माइनस, कम या ज़्यादा इसमें हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 2022 में 25,932 केसेस सामने आए, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने अपने एक मैगज़ीन में पब्लिश किया और उनकी वेबसाइट पे भी ये स्टैट मौजूद हैं। अच्छा, इन 25,932 इन्फेक्टेड केसेस में से 62 लोगों की अभी तक डेथ हुई है। तो ये जो स्टैट हैं ये हैं सितंबर 2022 तक के। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ इफ़ेक्ट हुए हैं उनके अंदर ब्राज़ील है, वियतनाम है और फ़िलिपीन है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा गज़नफ़र। तो डॉक्टर साहिबा जो हैं उन्होंने शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर, CMH और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सरअंजाम दी। आजकल ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे सलाम से। तो मज़ीद ताख़ीर किए बगैर हम शो शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना हम ले सकें। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डेंगू फीवर एक्चुअली होता क्या है और क्या नाज़रीन को क्या बताएंगे, किस तरह से एक मेरे जैसे लेमैन को आप एक्सप्लेन कर सकती हैं इस चीज़ को? डेंगू फीवर एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में ज़ाहिर होनी शुरू हुई है और ये मच्छर के काटने से एक वायरस इंसानी खून में शामिल होता है, जिसकी वजह से बुखार और मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती है पेशेंट में। तो बाकी कौन सी अलामात, मतलब फ़ीवर का तो आइडिया है कि डेंगू के साथ होता है जी, इसके अलावा और कौन सी सिम्टम्स होती हैं? असल में बुखार तो एक बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। बुखार के साथ साथ आंखों के पीछे दर्द होना, मसल का खिंचाव होना, बुखार के साथ साथ जिस्म पे रैश डेवलप हो जाता है, स्किन पे रैश डेवलप हो जाता है। इस पे जब खिंचाव होता है तो पूरी बॉडी में पेन होता है। जी बिल्कुल, दर्द होती है यूं जैसे कि हड्डियों में दर्द होती है, उसके साथ ये प्रेजेंट करता है। और ज़्यादातर ये पकड़ा भी इसी तरह जाता है कि जब हड्डियों में और आंखों के पीछे दर्द होती है, वो एक कॉमन फीचर है डेंगू फीवर का। अच्छा, तो इसमें मतलब इसके अलावा ऑर्गन्स कौन से अफेक्ट होते हैं? मतलब हम कहते हैं ना कि डेंगू से फलां बंदा मर गया, तो कोई इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे कोई इफेक्ट होते हैं इससे? डेंगू खतरनाक बीमारी इसीलिए कंसिडर होती है क्योंकि ये जिगर पे जाके बहुत ज़्यादा असर डालता है और ज़्यादातर जिगर को इन्वॉल्व करता है और फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है। और जब जिगर और फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं तो वो काफ़ी पेशेंट के लिए मुश्किल चीज़ होती है और क्लिनिशियन के लिए भी कि वो मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं। उनको तो हॉस्पिटलाइज डेफिनेटली करना पड़ता होगा। वो हॉस्पिटलाइज होते हैं और वो क्रिटिकल केयर में जाते हैं और उनकी वहाँ पे मैनेजमेंट होती है। लेकिन ये सीरियस पेशेंट होते हैं जिनको हैंडल करना जिन पे नज़र रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मतलब वो कब जो है ना हॉस्पिटलाइज करना चाहिए पेशेंट को? इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। पाकिस्तान में भी एक डेंगू सोसाइटी बनाई गई है। इसके लिए उन्होंने सर्टेन क्राइटेरियाज़ डिफ़ाइन किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि इसके कुछ फेजेस होते हैं।
उन जो क्रिटिकल फेज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्रिटिकल या जो शॉक में पेशेंट जाते हैं उनको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं, बाकी पेशेंट्स को होम मैनेजमेंट की जाती है। तो इनके फेजेस कौन से होते हैं ये काइंडली? इसके 5 फेजेस होते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि जब इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, जब मच्छर काटता है पेशेंट को, तो उस वक्त कुछ टाइम के लिए पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक फेज में होता है, मतलब उसको कोई भी जी बिल्कुल उस वक्त कोई उसको अलामत जाहिर नहीं होती है। अलामत जाहिर होती है तीसरे चौथे दिन से स्टार्ट होती है। तीसरे चौथे दिन से लेके तकरीबन 7 से 8 दिन तक वो फेब्राइल फेज में होता है। फेब्राइल फेज में सिर्फ उसको बुखार, नज़ला, जुकाम, इस तरह के नॉर्मली आप देखें ना आजकल सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह सीजनल चेंज है जी, उसकी वजह से वायरल का भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ये वाली सारी जो है ना सिम्टम्स जो आप बता रही हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि सबको हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है और डेंगू को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है अदर नॉर्मल वायरल इलनेस से जो कि सीजनल चेंज की वजह से होती हैं। और डेंगू का मॉस्किटो स्प्रेड का टाइम भी इसी सीज़न में होता है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। या गर्मी शुरू हो रही हो या सर्दी शुरू हो रही हो, इस टाइम पे डेंगू का वायरस ज़्यादा एक्टिव होता है। और इस टाइम पे मतलब ये जुलाई के एंड में स्टार्ट होता है और ये नवंबर या अर्ली दिसंबर तक एक्सटेंड करता है। तो ये जिस तरह अब दिसंबर आ गया, सर्दी ज़्यादा होती है, उससे वायरस मर जाता है? वायरस नहीं, उससे मॉस्किटो हाइबरनेट कर जाता है। अच्छा। और उस वजह से ये ज़्यादा सर्दी में ये इन्फेक्शन इतना रिपोर्ट नहीं होता अनलेस अनटिल के कोई बंदा बाहर सो रहा हो या कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो उसका मॉस्किटो से, तो फिर उनमें ज़रा चांस है, लेकिन ये कम हो जाता है। ज़्यादातर ये इसी तरह के दरमियान के मौसम में होता है। ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? मतलब आपने बताया ना मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होते हैं, तो कैसे उनको अफेक्ट करती है और क्या उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है? पेशेंट 6-7वें दिन आपका पेशेंट क्रिटिकल फेज में जाने का चांस होता है। या तो वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है, कन्वेलेसेंस की तरफ चला जाता है, या डेफिवेसेंस फेज कहलाता है जिसमें फीवर सबसाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। या वो डेफिवेसेंस फेज में या कन्वेलेसेंट फेज में अगर चला जाएगा तो वो तो रिकवरी की तरफ चला जाता है। लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपके कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे आप कंटिन्यूसली जब पेशेंट आपके पास आते हैं आप उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिनमें CBC एक बहुत अच्छा टेस्ट है एक इनिशियल डायग्नोज करने के लिए पेशेंट को। ठीक है। अगर CBC में आपको अगर कुछ क्लिनिकल टेस्ट भी हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, फिर कुछ क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हम पेशेंट जब हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हम उनको देखते हैं, जिनमें एक कैपिलरी लीक को चेक किया जाता है। अगर कैपिलरी लीक स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांस होता है कि पेशेंट आपका क्रिटिकल फेज में चला जाएगा। तो कैपिलरी लीक ये होती है ना कि जो खून की छोटी नालियां हैं उनमें से वो जो पानी है प्लाज्मा वो बाहर रसना शुरू कर देता है वो, और वो थर्ड स्पेस में जमा होना शुरू हो जाता है। नालियों से वो बाहर निकल आता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, उनसे वो बाहर निकल आता है और वो थर्ड स्पेस में जमा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हीमो कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्लड खून गाढ़ा हो जाता है। जी, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून जब गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो वो एक पेशेंट को क्रिटिकल फेज में लेके जाता है। उस वक्त वायरस की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और वो जिगर और फेफड़ों पे असर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो जब आप कह रही है ना कि हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है, खून में से पानी निकल गया तो बाकी सेल्स बचते हैं, वो गाढ़ा बनाना शुरू हो जाता है और वो गाढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान असल में ये होता है कि पेशेंट का जो फ्लूइड होता है ना वो उसकी नालियों से निकल जाता है। जो ऑर्गन को सप्लाई हो रही होती है ना, ऑर्गन्स में जो RBCs होते हैं वो ज़्यादा जाने शुरू हो जाते हैं और हाइपोक्सिया डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स, हीमो कंसंट्रेशन की वजह से हाइपोक्सिया मेन होता है। BP भी लो हो जाता है। BP भी लो हो जाता है और पेशेंट शॉक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। एक मेडिकल की टर्म में हाइपोवोलेमिक शॉक इसको कहा जाता है, जिसको आप डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी, मतलब ये 5th फेज होता है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है। और ये डेंगू शॉक सिंड्रोम या ये हाइपोवोलेमिक शॉक की तरह प्रेजेंट करते हैं क्योंकि पानी जो होता है, जो प्लाज्मा होता है, वो थर्ड स्पेस में जमा होना शुरू हो जाता है और वो वाइटल ऑर्गन्स को नहीं पहुंचता और उसकी वजह से बॉडी अपना वो प्लाज्मा का प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाती। ठीक है। मतलब जैसे जो ही खून से पानी निकलेगा या प्लाज्मा बाहर चला जाएगा स्पेस के अंदर, तो खून के अंदर पानी की कमी हो गई और वॉल्यूम कम हो गया खून का। जब वॉल्यूम कम होगा तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। जी, प्रेशर भी कम हो जाएगा और जो खून चूंकि गाढ़ा हो गया तो उसको फ्लो करने में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। मतलब पानी उसको हेल्प करता है कि वो फ्री फ्लो करता रहे। तो अच्छा, इसके अलावा भी कुछ जिस तरह बच्चे होते हैं
उस इसके अंदर कोई एज लिमिट तो नहीं है ना कि इतनी एज नहीं नहीं, ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर ये फेब्राइल इलनेस के साथ प्रेजेंट करता है। जो इन्फेंट्स हैं उनमें अगर अल्लाह ना करे अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो बहुत सवेयर होती है और मोर्टेलिटी हाई होती है। बड़ों में कॉम्प्लिकेशन बेशक ज़्यादा होती है लेकिन मोर्टेलिटी लो है, इन्फेंट में मोर्टेलिटी ज़्यादा है। और बच्चों में यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, एक आम वायरल इलनेस की तरह प्रेजेंट करता है और 5 to 7 डेज़ में रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स हैं? बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है जी, तो ये क्रिटिकल फेज के सिम्टम है जिनमें मरीज बेचैन होगा, उसको गनूदगी ज़्यादा शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। और टेंडर हेपेटोमेगैली एक चीज़ कहलाती है, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके लिए कि मरीज़ के जिगर में दर्द शुरू हो जाती है, जिगर में या पेट में शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है और वो वॉमिटिंग के साथ होती है। और ये अगर इनमें से कोई भी अलामात ज़ाहिर हो तो पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर उसके प्लेटलेट डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएं, प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाएं या ब्लीडिंग पेशेंट को शुरू हो जाए, ब्लीडिंग म्यूकोजल ब्लीडिंग कहलाती है, जैसे कि नाक से, मुंह से, आंखों से खून आना शुरू हो जाता है। म्यूकोजल ब्लीडिंग अगर होनी शुरू हो जाए या उसके जिस्म पे नीले धब्बे पड़ने शुरू हो जाए। अच्छा, आपने कहा प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। जब प्लेटलेट काउंट कम होती है तो मतलब खून रसना शुरू हो जाता है ना, एक खून तरह निकलना शुरू हो जाता है। तो ये पखाने के जरिए भी आ सकता है खून, या जो फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो ब्लीडिंग भी उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो उसकी वजह से HB भी लो होनी शुरू हो जाती है क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा शुरू हो जाता है। ये सारे जो आपने चीज़ें बताई हैं ये सारी एडवांस लेवल के ऊपर होती हैं जी, ये बिल्कुल क्रिटिकल फेज़ में होते हैं या जब पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा होता है। ये क्रिटिकल, ये हर पेशेंट में नहीं होता, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है और ये कम पेशेंट्स में होती है, लेकिन ये एक वार्निंग साइंस है। ये अगर वार्निंग साइन किसी भी पेशेंट में हो, जब आपका पेशेंट आप क्लिनिशियन के पास प्रेजेंट करे तो इन वार्निंग साइंस को असेस करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम डिसाइड कर सकें कि किस पेशेंट का होम ट्रीटमेंट होगा और किस पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन होगी। तो नाजरीन, डॉक्टर साहिबा ने ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि वार्निंग साइंस होती हैं कुछ, अगर वो आपको महसूस हो रही हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने हॉस्पिटल जाना है और अपना जो फिजिशियन है उनसे रुजू करना है। अब वो वार्निंग साइंस कौन सी, उन्होंने बताया कि वॉमिटिंग जब काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी बॉडी का जो फ्लूइड्स हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है, या कहीं पे रैशेज़ वगैरह स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या खून के धब्बे नज़र आना शुरू हो जाएं, स्पॉट्स जो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल्स हैं तो उनकी मेंस्ट्रुएशन जो है वो हैवी और प्रोलॉन्ग हो सकती है। और एब्डोमिनल पेन जो उन्होंने बताया कि अगर लीवर का साइज़ जो है वो बढ़ जाए तो उसके अंदर पेन जो है वो लीवर के अंदर फील होगा और वो आपको ऐसा फील होगा जैसे मतलब पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हों तो आपने फिर बिल्कुल भी घरेलू टोटके इस्तेमाल नहीं करने और डॉक्टर के पास आपने जाना है। तो डॉक्टर साहिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि प्लेटलेट्स का क्या रोल है इसके अंदर? इस वायरस में एक मेन चीज़ जो होती है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं ना कि फ़लाँ बंदे को डेंगू हुआ तो उसको ना प्लेटलेट की ज़रूरत है। क्या प्लेटलेट की इतनी अच्छा ज़रूरत होती है और प्लेटलेट लगाने से पेशेंट को इम्प्रूव करता है या बेहतरी आती है उसके अंदर? असल में इसमें कुछ मिथ्स भी हैं और जिनको मैं क्लियर करना चाहूँगी। प्लेटलेट्स वायरस से कम होते हैं, वायरस ज़रूर मैं ये कहूँगी कि वो उनको इफ़ेक्ट करता है, लेकिन प्लेटलेट्स का एक सर्टन लेवल होता है जिसके बाद आप प्लेटलेट्स लगाते हैं। या तो पेशेंट के अंदर कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस होती हैं या पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाए। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो गई तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटलेट काउंट, चाहे वो 100 भी क्यों ना हो, तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना होता है अगर कंफर्म्ड डेंगू का केस है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट बहुत रैपिडली डिक्रीज़ हो रहे हों, जैसे कि मोर देन 10,000 पर माइक्रोलीटर एवरी डे कम हो रहे हों, क्योंकि इसका नॉर्मल रेंज है 150 से 450,000 तक पर लीटर, और अगर वो इससे कम हो रहे हैं, बहुत 100 से नीचे आ गए, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक जो है जी वो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है। अच्छा, ये पेशेंट्स यूजुअली मेंटेन करते हैं क्योंकि अक्सर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक या फेब्राइल फेज से रिकवर कर जाते हैं। अगर उसमें भी प्लेटलेट कम होना शुरू हो फेब्राइल फेज में भी, तो पेशेंट उतने क्रिटिकल लेवल तक नहीं जाते या उनको ब्लीडिंग शुरू नहीं होती। अगर पेशेंट का प्लेटलेट लेवल
100 से नीचे जाए तो आपने डेली सीबीसी करनी है और मॉनिटर करना है उसके ब्लीडिंग सिम्टम्स को और उसके प्लेटलेट काउंट को। अगर लाख से कम हो, जी लाख से कम हो तो भी आपने मॉनिटरिंग पे रखना है, अपने प्लेटलेट्स फौरन नहीं लगाते। ठीक है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मेनली इंडिकेटेड होता है अगर 20,000 या 20,000 से नीचे प्लेटलेट चले जाएं या फिर पेशेंट को एक्टिव ब्लीड शुरू हो जाए, उस वक्त आप प्लेटलेट लगाएं। ये क्लिनिकल असेसमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने काउंट देखना है तो ये 20 या 25,000 कट ऑफ होता है जिस पे प्लेटलेट्स लगते हैं, और फिर उस पर अगर 20 या 25,000 से नीचे चले जाए फिर डेली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है। बाज़ों का 2 दफ़ा भी लगाने पड़ते हैं ताकि पेशेंट को कोई ब्लीड ना शुरू हो जाए। ये क्रिटिकल लेवल है प्लेटलेट्स का। ठीक है। तो इसके अलावा प्लेटलेट्स के अलावा और कौन सा ट्रीटमेंट है जो आप घर पे भी दे सकते हैं या फिर आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है और हॉस्पिटल आके आप वो ट्रीटमेंट लेते हैं? कोई और ऐसा ट्रीटमेंट है? इसमें हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस होता है। अगर पेशेंट को घर में भी रखा हुआ है तो उसको लिक्विड ज़्यादा देने चाहिए। अगर वो पानी शानी पीता रहे, उसका ओरल इंटेक ठीक रहे, तो आप उसको घर में ही पानी वगैरह देते रहें और आप उसको फ्लूइड्स देते रहे, जूसेस वगैरह देते रहें, उससे वो ठीक रहेगा। आपकी मैं इसी बात से लिंक करता हूँ कि अब देखिए ना, उसके अंदर जो डेंगू का पेशेंट होता है तो जब इनिशियल फेज़ के अंदर होता है जी, उसमें उसको आप कह रहे हैं कि पानी वगैरह ज़्यादा पिलाएं, हाइड्रेशन रखें। हाइड्रेशन से मोर देन 80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब वो अगर इनिशियल फेज के अंदर भी पेशेंट को आप ले आते हैं तो पेशेंट के लाखों रुपए लग जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ऐसा ही है, मरीज असल में घबरा ज़्यादा जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो फ़ौरन हॉस्पिटल में आते हैं और अनड्यू ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। डिज़र्विंग कैंडिडेट वो हैं जो कि क्रिटिकल फेज में जा चुके हैं, जिनको ज़्यादा क्लिनिशियन की असेसमेंट की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा मैडम कि अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शन आप बता रही थी। ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर एक तो हाइड्रेशन हो गई। जी बिल्कुल, अगर फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, फ्लूइड्स बहुत देते हैं, डेक्स्ट्रोज देते हैं, इनको 0.9% नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है, और उसके अलावा प्लेटलेट्स अगर HB लो होना शुरू हो जाए, जो कि होता है, तो उनको ब्लड लगाया जाता है, और अगर प्लेटलेट्स वही जो मैंने प्लेटलेट काउंट बता दी, अगर उससे नीचे चले जाए तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है मैडम। अच्छा, इसकी कोई अभी तक जिस तरह हर बीमारी के लिए जो भी नया, कोरोना के लिए भी वैक्सीन आ गई, तो डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन है? डेंगू की वैक्सीन बनी है और कुछ इलाकों में इसकी ट्रायल भी हुई है। अभी तक जो CDC के मुताबिक क्राइटेरिया है वो 9 से 16 साल के बच्चों को लगाया गया है, यंग एडल्ट्स को लगाया गया है, ठीक है, उनमें ट्रायल किया गया है, लेकिन इसके कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लग सकती है, हर एक को नहीं है लग सकती। वो पेशेंट्स जिनको पहले डेंगू हो चुका हो, ठीक है, डेंगू की असल में 4 सीरोटाइप्स होती हैं, उनके अगेंस्ट उसकी फुल कवरेज है। सीरोटाइप क्या होती है? जी, सीरोटाइप ये होता है कि डेंगू के वायरस के वेरिएंट्स हैं, ये नॉर्मल वेरिएंट्स हैं, मतलब जिन लोगों को डेंगू हो चुका है जी, तो उनका जो अच्छा, अगर मज़े की बात ये है कि अगर टाइप 1 से डेंगू हुआ है पेशेंट को तो उसके अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई है। अच्छा, लेकिन अगर टाइप 2 से उसी टाइप 1 वाले पेशेंट को हुआ है तो वो ज़्यादा प्रोन होगा कि उसको सीवियर डेंगू होगा और वो जल्दी क्रिटिकल फेज में चला जाएगा। मतलब जिसको एक बार डेंगू हो जाए जी तो उसको दोबारा होने के चांसेस हैं? होने का चांस उस सीरोटाइप से नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे से तो हो सकता है, और दूसरे से जब होगा तो वो ज़्यादा सीवियर होगा, इसीलिए वैक्सीन डेवलप की जा रही है। और डेंगू का जो जिनको जैसे अगर एक सीरोटाइप से हो गया, डेंगू वैक्सीन लग गई उसको, तो उसको वो चारों सीरोटाइप से फुल वो प्रोटेक्शन देगा, इम्यूनिटी देगा। लेकिन ये जिसको डेंगू ना हुआ, डॉक्यूमेंटेड डेंगू पेशेंट्स को लगता है, जिसको ना हुआ उनके लिए ये अभी रिकमेंडेड नहीं है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने पहले बताया कि CBC आप कराते हैं जी पेशेंट्स के लिए, ताकि उनका सारे जो सेल की काउंट है वो चेक कर सकें, ख़ास तौर पे प्लेटलेट की काउंट जो है वो आप चेक कर सकें, कम तो नहीं हो रही, ड्रॉप तो नहीं हो रही प्लेटलेट्स। इसके अलावा और कौन से टेस्ट हैं? एक तो आप क्लिनिकली इवेलुएट कर लेते हैं ना पेशेंट को उसके साइन सिम्टम से, तो दूसरा आप CBC कराते हैं, कुछ और टेस्ट या कुछ एक्सरेज या कोई अल्ट्रासाउंड या इस किस्म की चीज़ें हैं जो तशख़ीस करने के लिए ज़रूरी हैं पेशेंट को? इसमें कुछ लैब डायग्नोसिस की है, लैब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं ताकि हम पेशेंट को लैब में एवेलुएट कर सकें कि उसको डेंगू है या नहीं है, जिनमें सबसे पहले CBC किया जाता है। CBC में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। CBC कहलाता है कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहलाता है, CPB लोग इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम CPB है। उसमें हम HB का लेवल देखते हैं, हेमाटोक्रिट का लेवल देखते हैं और प्लेटलेट्स जो हमारे डेंगू से रिलेटेड हमें हेल्प करते हैं। HB इसके अंदर लो हो सकती है
और WBC काउंट भी देखा जाता है। इन पेशेंट्स में ल्यूकोपीनिया होता है। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कि WBCs कम हो जाते हैं, जो सफ़ेद खुली जी सफ़ेद खुली है बिल्कुल, वो कम हो जाते हैं। और प्लेटलेट खून जमाने वाले खुलिए होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं, उनको भी सफ़ेद खुलिए भी कहा जाता है आम ज़ुबान में। और हेमाटोक्रिट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि प्लाज्मा लीक को इंडिकेट करता है। अगर आपके पेशेंट का हेमाटोक्रिट शुरू से ही, मतलब जब आपके पास वो पहली दफ़ा प्रेजेंट करता है, शुरू से ही हेमाटोक्रिट हाई आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो उस पेशेंट का ज़्यादा चांस है कि वो क्रिटिकल फेज़ में जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे NS1 टेस्ट किया जाता है। NS1 टेस्ट नॉन स्ट्रक्चरल एक प्रोटीन है जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो वायरस सिक्रीट करता है पेशेंट के ब्लड में जब वो रेप्लिकेट हो रहा होता है। ठीक है। ये 4 to 7 डेज पे आपकी पॉजिटिव आती है। NS1 की मौजूदगी जी, NS1 की मौजूदगी इंडिकेट करती है कि वायरस रेप्लिकेशन हो रही है। रेप्लिकेशन मतलब कि वायरस डिवाइड हो रहा है आपके ब्लड के अंदर, इसका मतलब ये कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पे टेस्ट होता है डेंगी IgM का टेस्ट होता है। ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। प्राइमरी का मतलब ये है कि जिनको पहली दफ़ा का डेंगी हुआ है, और सेकेंडरी का मतलब ये है कि जिनको दूसरी मरतबा किसी और स्ट्रेन के साथ डेंगी हुआ है। ठीक है। लेकिन दोनों में हाई लेवल्स होते हैं और प्राइमरी में ज़्यादा हाई लेवल होता है IgM का। ये आपका तकरीबन 5 से 6 दिन पे पॉजिटिव आना शुरू होता है और ये 20 से 25 दिन तक पेशेंट के ब्लड में रहता है। और डेंगी IgG एक ऐसा टेस्ट है जो इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट को डेंगी हो चुका हुआ है, चाहे वो क्लिनिकली ठीक है या वो बुखार में है, लेकिन उसको डेंगी हो चुका हुआ है। ये कुछ दिन के बाद, ये तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद डेंगी के पेशेंट के सीरम में पॉजिटिव आना शुरू होता है। ठीक है। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन तो आपसे और भी करते रहेंगे, मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी तक तो सारी डॉक्टरों वाली बातें बताई हैं ना, अब कोई पेशेंट्स के लिए भी बताएं या हमें भी कुछ बताएं कि हमने इससे बचना कैसे है। तो इससे मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हम इनसे बच सकें। डेंगी एक ऐसा वायरस है जो साफ़ पानी पे ग्रो करता है। मलेरिया का वायरस गंदे पानी पे ग्रो करता है, लेकिन डेंगी का वायरस साफ़ पानी पे ग्रो करता है। ये जो एयर कूलर्स पड़े हुए होते हैं, उनके अंदर अक्सर पानी जमा रहता है और हम उसको भूल जाते हैं उसकी सफाई करना। ठीक है। जो टायर शॉप में पड़े हुए होते हैं, उनके अंदर पानी पड़ा रहता है, बारिश का पानी जमा हो जाता है और वो पड़ा रहता है, वो क्लीन वाटर होता है, और उस जगह पे डेंगी के वायरस के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल जिस तरह जो बड़े इदारे हैं तो उनके अंदर AC का जो पाइप बाहर निकाला होता है, वहाँ बाल्टी एक रखी होती है। वो बाल्टी भी बहुत एक रिच सोर्स है इस मॉस्किटो को ग्रो कराने के लिए। ठीक है। और उसके बाद हमें इन चीज़ों की सफाई रखनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, और जब भी हम बाहर निकलें तो या तो हम अपने जराबे पहन के निकलें, अपने पाँव, अपने हाथ ग्लव्स पहन के निकलें ताकि हमें मॉस्किटो बाइट ना हो। और या फिर अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो हमें मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोशंस हैं, लोशन जो लगाए जाते हैं, वो पूरे उनके 8 से 10 घंटे तक वो प्रोटेक्शन देते हैं। और छत पे मॉस्किटो नेट के बगैर या मच्छरदानी के बगैर नहीं सोना चाहिए ताकि मच्छर ना काटे आप लोगों को। ठीक है। तो जो आपने वो लोशन बताए हैं, वो आप हाथों पे लगा सकते हैं, पाँव पे भी, चेहरे पे भी लगा सकते हैं। चेहरे पे आमतौर पे बाइट नहीं करता मॉस्किटो, लेकिन बिलो नेक पे आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फेस पे रेकमेंडेड नहीं है वो। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और उसके अंदर बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो बस आखिरी आपका शुक्रिया, आपने बुलाया हमें। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी बुलाते रहेंगे। तो ये बताइएगा कि ये जो है ना, हमारा प्रोग्राम है क्लिनिकल टॉक, तो अवेयरनेस प्रोग्राम है, यहाँ आके आपको कैसा लगा? मुझे इस प्रोग्राम में आके इन सवालात को सुन के बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे एक आम जनरल पब्लिक में बहुत अच्छी अवेयरनेस की कैंपेन है, और मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और आपको ने डिफरेंट डिसिप्लिन के आप लोगों ने बुलाए हुए हैं, और आगे भी आप लोग शामिल करते रहें। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जनरल पब्लिक के लिए। थैंक यू। बस आखिरी सवाल आपसे, सुंदर्स फाउंडेशन विजिट करके आपको कैसा फील हुआ? सुंदर्स फाउंडेशन विजिट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा एक्सीलेंट सेटअप है और एक वेल इक्विप्ड इदारा है, और पेशेंट्स की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी पेशेंट्स को ऑफ़र किए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि हमारे बच्चे जो थैलेसीमिक्स हैं और जो दूसरे मसाइल के लिए आते हैं, उनको आप ब्लड और
सब चीज़ें, सब ब्लड प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक्सेलेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को भी इस इदारे की इमदाद में मदद करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपका एक बार फिर। तो नाजरीन, आज हमने बात की डेंगू फीवर पे, उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी और इन फ्यूचर इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो सब कुछ बताया, ताकि आम लोगों को, आपको और हमें इससे फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।